everyone, welcome to my channel. I am Sonam and I have started syllabus of class 8 and exercise 8.1 मैंने last video में complete कर ली थी. Let's start exercise 8.2 now. एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनसे फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है. वो टर्म्स क्या हैं वो हम देखते हैं. उससे भी पहले एक चीज़ है जो आप पढ़ चुके हो पहले भी. लेट्स रिवाइज दैट एंड दैट इज़ 20% ऑफ 400. मतलब किसी भी नंबर का अगर मुझे कुछ परसेंट निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं. जैसे 400 का मुझे 20% निकालना है. 20% ऑफ 400 कैसे निकालेंगे. 20% मतलब 20/100. किसका 20% निकालना है. 400 का. इस तरीके से 0 से 0 कैंसिल. 20 × 4 इज़ 80. मतलब 20% ऑफ 400 हमारा कितना आया 80. तो इसी तरीके से किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट मुझे निकालना हो तो हम इसी तरीके से निकालेंगे. जैसे अगर कुछ और अगर हम देखें 15% ऑफ 200 दिया हुआ है तो 15/100 × 200. 80% ऑफ 300 दिया हुआ है तो 80/100 × 300. तो इस तरीके से किसी भी नंबर का हम परसेंट निकाल सकते हैं. तो आई होप यू दिस इज़ अंडरस्टूड टू एवरीवन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट इज इंक्रीज परसेंट एंड डिक्रीज परसेंट. इन टर्म्स का क्या मतलब है. इंक्रीज परसेंट मतलब किसी भी वैल्यू में इंक्रीज करना, उतना ही परसेंट इंक्रीज करना. डिक्रीज परसेंट मतलब किसी भी वैल्यू में उतना डिक्रीज करना जितना भी परसेंट आपको गिवन है. एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं. जैसे कोई शर्ट है, उस शर्ट की वैल्यू थी 200 रुपीज़ कुछ दिनों पहले. ठीक है. कुछ दिनों बाद जब मैंने चेक किया तो उस पर लिखा हुआ आ रहा है कि 20% इंक्रीज़ हो गया है. 20% इंक्रीज़ हो गया. अब ये 20% किसका इंक्रीज़ हुआ है. जो पहले वैल्यू होती है उसी का 20% इंक्रीज़ हुआ है. ठीक है. तो अब शर्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी. 200 तो थी ही उसकी वैल्यू, प्लस कितना इंक्रीज़ हो गया 200 का 20%. अब 200 का 20% कैसे हम निकालेंगे. 20/100 × 200. जैसे कि अभी हमने देखा था कि 20% ऑफ 400 हमने कैसे निकाला था. उसी तरीके से 200 का 20% कितना होगा 20/100 × 200. अब आप इसको सॉल्व कर लो. 0 से 0 कैंसिल. सो दिस विल बी 200 + 20 × 2 इज़ 40. तो ये हो गया आपका 240. मतलब शर्ट की वैल्यू अब कितनी हो गई 240 हो गई. लेट्स कम टू डिक्रीज परसेंट. डिक्रीज परसेंट हम कैसे निकालते हैं. सेम एग्जांपल मैं लेती हूँ. फॉर एग्जांपल शर्ट की वैल्यू कुछ दिनों पहले थी 200 रुपीज़. अब उस पर लिखा हुआ आ रहा है -20%. मतलब इन डिक्रीज 20%. वैल्यू ऑफ शर्ट में कितना डिक्रीज़ हो गया 20% डिक्रीज़ हो गया. अब डिक्रीज़ भी हम सेम उसी तरीके से निकालेंगे. बस इस बार क्या कर देना है आपको माइनस कर देना है. तो अब शर्ट की वैल्यू कितनी हो गई होगी 200 तो थी ही पहले. अब डिक्रीज़ हुआ है उसमें कुछ तो माइनस कितना डिक्रीज़ हुआ है इसका 20% डिक्रीज़ हुआ है. तो 200 का 20% कितना हो जाएगा. जो 20/100 × 200. ये है 20% 200 का. अब आप इसको सॉल्व कर लो. 200 - 0 से 0 कैंसल्ड. 20 × 2 इज़ 40. 200 - 40 कितना आ गया आपके पास 160. ठीक है. तो मतलब शर्ट की अब वैल्यू कितनी हो गई 160 रुपीज़ हो गई. तो इस तरीके से हम निकालते हैं इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टर्म. सो नेक्स्ट इज़ डिस्काउंट्स. डिस्काउंट्स हमने बहुत जगह देखा है कि काफ़ी जगह पे जब भी हम मार्केट जाते हैं तो काफ़ी चीज़ों पे लिखा होता है डिस्काउंट ऑफ 20%, डिस्काउंट ऑफ 30%. उसका मतलब क्या है कि जो भी मार्क्ड प्राइस गिवन है उस चीज़ पे उसका 20% लेस हो जाएगा. जैसे कि अगर कोई शर्ट ही ले लेती हूँ मैं. अगर कोई शर्ट है और उसकी प्राइस लिखी हुई है, मार्क्ड प्राइस उस पर लिखी हुई है 500 की और प्लस उस पर यह भी लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट. ठीक है. 20% डिस्काउंट लिखा हुआ है. डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट एक तरीके से आप बोल सकते हो डिक्रीज परसेंट है कि इसमें 20% कम हो जाएगा. तो कितनी हो जाएगी शर्ट की प्राइस 500 माइनस कितना डिस्काउंट मिला है मुझे 20% का डिस्काउंट मिला है. अब ये 20% किसका, इसी का 20%.
20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 500, ये हो गया 20% ऑफ 500। उसकी वैल्यू पहले क्या थी 500, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं मुझे, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे माइनस करूँगी। तो ये क्या हो जाएगा 500 माइनस 0 से 0 कैंसिल, 20 मल्टीप्लाई 5 इज़ 100। तो 500 माइनस 100 कितना आ गया आपके पास 400। मतलब जिस शर्ट की पहले वैल्यू 500 थी, 20% डिस्काउंट देने के बाद उसकी वैल्यू कितनी आ गई 400। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टर्म। सो नेक्स्ट इज कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस। अब इन टर्म्स का क्या मतलब है वो देखते हैं हम। फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम अ शॉपकीपर, मैंने एक टेलीविज़न होलसेल से ख़रीदा, और कितने में ख़रीदा, मान लो 2000 में मैंने ख़रीदा उसको, ठीक है। जो शॉपकीपर जितने रेट पे होलसेल से या कहीं से भी ख़रीदता है, वो रेट होता है, वो प्राइस, उस प्राइस को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास कोई कस्टमर आया, मैंने उसे बेच दिया टेलीविज़न को, कितने में बेचा 2500 में बेच दिया। तो जितने में मैंने सेल किया उस प्राइस को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट और लॉस की बात आती है। प्रॉफिट एंड लॉस तो तभी होगा अगर मैंने कुछ कमाया तो मेरा प्रॉफिट हो गया, अगर मेरे से कुछ लॉस हो गया, मतलब कुछ कम में मैंने बेच दिया तो मेरा लॉस हो गया, है ना। मतलब अगर सीपी जितने में मैंने ख़रीदा था उससे ज़्यादा में मैंने बेचा तो मेरा हुआ प्रॉफिट, अगर जितने में मैंने ख़रीदा था उससे कम में मैंने बेचा तो मेरा हो गया लॉस। तो मतलब सीपी जितने में मैंने ख़रीदा था वो अगर कम है एसपी से तो मेरा हो गया प्रॉफिट, और अगर जितने में मैंने ख़रीदा था वो ज़्यादा है जितने में मैंने बेचा उसे, है ना, तो क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया फिर, ठीक है। तो उस बात समझ आ गई। सीपी वो होता है जितने में शॉपकीपर ने होलसेल से ख़रीदा, फिर जितने में उसने कस्टमर को बेचा, दैट इज़ एसपी, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट तब होता है जब सीपी इज़ लेस देन एसपी, मतलब जितने में मैंने ख़रीदा उससे ज़्यादा में मैंने बेच दिया, तब हुआ मेरा प्रॉफिट। अगर जितने में मैंने ख़रीदा उससे कम में मैंने बेचा तो तब हुआ मेरा लॉस। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टर्म। ओके, सो नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। अब हमें ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, ठीक है। अब हम अगर क्वेश्चन आ जाता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालोगे। प्रॉफिट परसेंट को निकालने के लिए आप करोगे प्रॉफिट परसेंट, दैट इज़ कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है आपका। प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल्स टू प्रॉफिट, किस में से प्रॉफिट निकाल रहे हो आप, सीपी में से, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यही चीज़ होगी लॉस परसेंट में। लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू लॉस, कितना आपका लॉस हुआ है और किस में हुआ है लॉस, अगेन सीपी में, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट करने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, लॉस परसेंट करने के लिए लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। पहले सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट निकालो, लॉस हो रहा है तो लॉस निकालो, और फिर उसका परसेंट निकालो, ठीक है। सो दिस इज़ द वे टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टर्म। येस, सो नेक्स्ट टर्म्स आर सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स। इन सब चीज़ों से हम फैमिलियर हैं। हम कभी भी शॉप पे जाते हैं, कहीं कुछ खाने पीने चले गए, कुछ खा लिया हमने, तो हम जब उसका बिल देखते हैं तो वहाँ पे ऐसे टैक्सेस हमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलते हैं कि वैट लग गया, सर्विस टैक्स लग गया है, सेल्स टैक्स लग गया है, काफ़ी सारे टैक्सेस जो हैं हम पे करते हैं, उन सब के बारे में। अब ये सब हैं क्या, अब यहाँ पे क्वेश्चंस में आप किस में इंक्लूड करोगे इसे। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई शर्ट है आपने ख़रीदी है जो, उसका प्राइस है रुपीज़ 300, और फिर उस पर लग गया 20% का सेल्स टैक्स, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको ये पता चल गया कि सेल्स टैक्स कौन पे करता है, कस्टमर पे करता है शॉपकीपर को। तो इसकी प्राइस अब कितनी हो जाएगी, 300 प्लस 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 300, है ना। तो कितना हो गया, 300
20 मल्टीप्लाई 3 इज 60, तो ये हो गया 360। मतलब ये 360 अब किसने पे किए, कस्टमर ने पे किए शॉपकीपर को। तो ये 360 क्या हुए, सेलिंग प्राइस। मतलब जब भी आपका सेल्स टैक्स आएगा या कोई भी टैक्स आ रहा है क्वेश्चन में, उसको इंक्लूड करने के लिए तो आप उसको किस में इंक्लूड करोगे, उसको आप इंक्लूड करोगे सेलिंग प्राइस में। और दूसरी बात, दूसरी गलती क्या होती है कि आप प्लस करने की बजाय यहाँ पे माइनस कर दोगे कि टैक्स सुन के, लेकिन टैक्स तो कस्टमर पे कर रहा है ना शॉपकीपर को, तो वो ऐड होएगा, माइनस नहीं होगा। अगर इस चीज़ में आप कभी भी कंफ्यूज होते हो तो आप इस तरीके से सोचा करो कि आप जब शॉप पे जा रहे हो, अगर कहीं पे टैक्स लिखा हुआ है कि वैट आपने पे करना है, सेल्स टैक्स आपने पे करना है, तो आप शॉपकीपर को पे कर रहे हो उस चीज़ के लिए, है ना, वो टैक्स आप पे कर रहे हो शॉपकीपर को। इसका मतलब वो किस में इंक्लूड होगा, सेलिंग प्राइस में इंक्लूड होगा। अगर डिस्काउंट मिलता है, दिस परसेंट ऑफ, डिस्काउंट वर्ड यूज़ हो रहा है, 20% ऑफ इन दिस थिंग, तब उस केस में आप क्या करते हो, माइनस करते हो, क्योंकि शॉपकीपर जो है वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, उतने रुपए, उतने पैसे कम करके दे रहा है आपको, तो वो हो गया आपका डिस्काउंट पर इन डिक्रीज परसेंट। ठीक है, उस केस में आप करोगे माइनस। लेकिन अगर किसी भी टैक्स की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में किसी भी टैक्स की बात हो रही है कि इतना तो उसका प्राइस था, इतना उसने सेल्स टैक्स पे किया या इतना उसने वैट पे किया, तो वो सब कुछ आप ऐड करोगे एसपी में। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो लेट्स कम टू एक्सरसाइज 8.2। 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, a man gets a 10% of increase in his salary if his new salary is 1,54,000, find its original salary। ठीक है, मतलब उसकी जितनी भी सैलरी थी उसमें 10% इंक्रीज़ हो गई है उसकी सैलरी। 10% इंक्रीज़ होने के बाद उसकी सैलरी कितनी है अब, 1,54,000। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको क्या निकालना है, आपको ओरिजिनल सैलरी निकालनी है ना, कि ओरिजिनली उसकी सैलरी थी कितनी 10% इंक्रीज़ होने से पहले। तो आप क्या करोगे, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। ठीक है, मान लो कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, एक्स थी। अब एक्स में कितनी इंक्रीज़ हो गई उसकी सैलरी, 10% इंक्रीज़ हो गई। 10% किसकी इंक्रीज़ हुई है, एक्स की। एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, अब उसकी सैलरी हो गई है इतनी। तो दिस इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि इंक्रीज़ होने के बाद उसकी सैलरी कितनी है, 1,54,000। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा आ जाएगा ओरिजिनल सैलरी। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन। x प्लस 10% इज 10/100, x इज इक्वल्स टू 1,54,000। तो ये क्या हो गया, 100x प्लस 10x, एलसीएम ले लिया मैंने 100 का। इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, इज इक्वल्स टू 1,54,000। तो ये हो गया 110x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1,54,000। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू 1,54,000 मल्टीप्लाई, ये जो 100 है ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो उधर जाएगा तो करेगा मल्टीप्लाई, और ये जो 110 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा तो करेगा डिवाइड। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 11 से मैं इसको कैंसिल कर दूँगी, 11 1 से 11, 11 4 ज़ा 44, 0 0 0, तो ये कितना आ गया 14, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब 1,40,000। मतलब इस मैन की, इस पर्सन की 10% इंक्रीज़ होने से पहले सैलरी कितनी थी, 1,40,000। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, let's come to the next question now. Next question is question number 2. Question number 2 है, on Sunday 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. What is the % decrease in the people visiting the zoo? मतलब
कि 845 पीपल जाते हैं ज़ू को विज़िट करने संडे को और मंडे को गए 169। तो क्वेश्चन में पूछा गया है परसेंट डिक्रीज़ निकालने को, मतलब डिक्रीज़ परसेंट आपको निकालना है कि कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ है संडे से मंडे में ज़ू विज़िट करने वाले लोगों में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डिक्रीज़ परसेंट निकालने के लिए पहले आपको निकालना है डिक्रीज़ कि मतलब डिक्रीज़ हुआ कितना है, ठीक है। और वो कैसे निकालोगे, संडे को गए थे 845 पीपल और मंडे को गए 169, तो आप माइनस कर दोगे 845 माइनस 169, देख लो कितना आ जाएगा 169, 3 ये हो गया 6 और 7 6, तो ये आ गया आपका 676, ठीक है। कितने लोग कम हुए, 676 लोग कम हुए हैं संडे की कंपैरिजन मंडे में। तो अब हम निकालते हैं डिक्रीज़ परसेंट। डिक्रीज़ परसेंट जब आप निकालोगे तो डिक्रीज़ कितने हुए, 676। किस में से कंपेयर कर रहे हैं हम, संडे को कंपेयर कर रहे हैं, संडे से कंपेयर कर रहे हैं मंडे को। तो नीचे आएंगे संडे के नंबर ऑफ पीपल 845 मल्टीप्लाई 100, परसेंट निकालना है हमें तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब आप इसको कैंसिल कर लो, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, 34, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45। अब 169 13 से कैंसिल होता है, 13 13 ज़ा 169 और 676 हो जाएगा 13 5 ज़ा देन 2 ज़ा 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52। तो आ गया आपका 4 मल्टीप्लाई 20 विच विल बी 80। मतलब कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ, 80% डिक्रीज़ हुआ लोगों का जाना संडे की कंपैरिजन मंडे में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, let's come to the next question. Next question is question number 3. Question number 3 is a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2,400 and sells them for a profit of 16%. Find selling price of one article. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, 80 आर्टिकल्स खरीदे, कितने रुपीज़ में, 2,400 रुपीज़ में उसने 80 आर्टिकल्स खरीदे, ठीक है। उसके बाद उसने उन आर्टिकल्स को बेच दिया 16% के प्रॉफिट पर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी पता होना चाहिए आपको, है ना। तो कैसे निकालोगे, अगर 80 आर्टिकल्स शॉपकीपर ने रुपीज़ 2,400 में ख़रीदे हैं तो एक आर्टिकल कितने का हुआ, एक आर्टिकल हुआ आपका रुपीज़ 2,400 डिवाइडेड बाय 80, तो 0 से 0 कैंसिल, 30, तो ये हो गया रुपीज़ 30। मतलब उस शॉपकीपर ने एक आर्टिकल कितने में ख़रीदा, रुपीज़ 30 में ख़रीदा है, तो मतलब CP ऑफ वन आर्टिकल हो गया, CP ऑफ वन आर्टिकल इज़ रुपीज़ 30। अब आपको SP निकालना है एक आर्टिकल का। अब क्वेश्चन में बोला है कि उसने आर्टिकल्स को कितने पे बेचा है, 16% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा एक आर्टिकल का, SP ऑफ वन आर्टिकल विल बी 30, कितने में बेचा, इसके 16, उसने 16% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 30 प्लस 16% ऑफ 30, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 30 प्लस 16% ऑफ 30 मतलब 16/100 मल्टीप्लाई 30, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना आ गया आपके पास, 30 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 इज़ 24 डिवाइडेड बाई 5। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम आया 5। तो हम कैसे करते हैं किसी भी दो फ्रैक्शन को सॉल्व,
नीचे के दोनों डिनोमिनेटर्स को हम सेम बना देते हैं, है ना। 1 और 5 का एलसीएम आया 5, तो इसे भी हम 5 बना देंगे। ये तो ऑलरेडी 5 है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 से। अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से। तो 30 × 5 विल बी 15, 150 प्लस 24। अब ये कितना आ गया आपका, आ गया 174/5। सो जस्ट डिवाइड इट एंड गेट द आंसर इन डेसिमल। कितना आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 16 17 24, 5 4 ज़ा 20, देन 4 विल बी लेफ्ट 40, मतलब 34.8। मतलब एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 34.8 रुपीज़। So I hope you understood this question. By this I just completed question number 3 of exercise 8.2. I hope you understood it till this, and we will meet in next video from question number 4 of the same exercise. Bye bye, take care everyone.